हेलो डियर, आज एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं और वीडियो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का। वीडियो नंबर यह 22वां है और यूनिट नंबर वही सेम है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, श्वसन तंत्रीय समस्या जो है, श्वसन से संबंधित जो समस्या होता है, विभिन्न समस्या, वही चैप्टर है आपका श्वसनीय विकार, जिसमें हम लोग बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं। तो उसमें अगला प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हमारा क्षय रोग कहिए, तपेदिक कहिए, टीबी कहिए या पीटीबी कहिए, ठीक है। तो ये जो टीबी होता है, आपको पता होना चाहिए कि टीबी अलग अलग होता है, ठीक है। ब्रेन टीबी होता है, स्किन टीबी होता है, लंग टीबी होता है। तो आज हम जो ये श्वसन से संबंधित चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो हमारा लंग टीबी ही होगा, क्योंकि लंग श्वसन की क्रिया में भूमिका बहुत ज़्यादा निभाता है। तो इसलिए हम लोग पीटीबी पढ़ेंगे, पल्मोनरी टीबी, ठीक है। इसको फुफ्फुसीय टीबी, पल्मोनरी टीबी कहते हैं, ठीक है। इसी को आपको क्षय रोग दे देगा, तपेदिक दे देगा या टीबी दे देगा, कोई भी नाम दे देगा या पीटीबी दे देगा। आपको घबराना नहीं है, टीबी दे देगा तो समझ जाइएगा फेफड़े के टीबी के बारे में पूछ रहा है। अगर सीधा क्षय रोग, सीधा टीबी, सीधा तपेदिक दे देगा, फिर भी आपको फेफड़ा के बारे में ही बताना है, ठीक है। साथ में इसके क्या कारण, लक्षण, निदान, जटिलता, उपचार, नर्सिंग प्रबंध क्या क्या होंगे, चलिए टोटल चीज़ें आज हम बताएंगे। और यह क्वेश्चन आपसे कभी भी क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे तो लॉन्ग में ही पूछा जाएगा, शॉर्ट में तो कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। दूसरा तरीका से क्वेश्चन इस तरीका से पूछ लेगा, 5 नंबर में कहेगा कि क्षय रोगों के मरीजों के लिए जो है चिकित्सीय प्रबंध बताएं, ऐसे भी पूछ लेता है, ठीक है ना। तो चिकित्सीय प्रबंध में मैं बताऊंगा कि क्या क्या प्रबंध जो है होता है मेडिकल में, और नर्सिंग प्रबंध सब चीज़ बताऊंगा। देखिए क्षय रोग क्या होता है। क्षय रोग अथवा तपेदिक अथवा टीबी, क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा फैलता है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि जो टीबी आपके फेफड़ा में फैलता है वह संक्रमण के कारण फैलता है, और संक्रमण में सूक्ष्म जीव होते हैं जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। याद रखिएगा, इंग्लिश में है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, याद रखिएगा यह जीवाणु के नाम है, ठीक है, जिसके द्वारा फैलता है एवं मुख्य रूप से व्यक्ति के फेफड़ों को प्रभावित करता है। और मेनली जो है यह व्यक्ति को फेफड़ों को जो है प्रभावित करता है, इसलिए इसे पीटीबी भी कहा जाता है। अब आप लोग समझिए कि अगर फेफड़ा को प्रभावित करेगा तो क्या क्या व्यक्ति में समस्या उत्पन्न हो सकता है, लक्षण क्या क्या होंगे, तो आगे देखिएगा। फिलहाल देखिए यही ट्यूबरकुलोसिस है, और ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादातर जो है ड्रॉपलेट संक्रमण से फैलता है। और आपको पता होना चाहिए कि यह मान गए स्वस्थ व्यक्ति है, ठीक है, यह स्वस्थ व्यक्ति है और यह टीबी वाला व्यक्ति है। तो यह टीबी वाला व्यक्ति क्या करेगा, किसी स्वस्थ व्यक्ति के सामने छींकेगा, खांसेगा, थूकेगा, तो इसके मुंह से जो छींटा निकलेगा वह छींटा में जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होगा, और वह स्वस्थ व्यक्ति के श्वसन द्वारा शरीर में जाएगा और वो स्वस्थ व्यक्ति को भी प्रभावित करेगा। तो यही छींटा के द्वारा जो संक्रमण फैलेगा वह ड्रॉपलेट होता है, ठीक है। रही बात टीबी की, तो देख लीजिए टीबी जो है आपके जिस जगह पर होता है ना तो एक धब्बा सा बना देता है, ठीक है। टीबी जहाँ भी, चाहे स्किन में हो, ब्रेन में हो या फेफड़ा में हो, तो एक धब्बा सा, छाप सा जो है छोड़ देता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल के फेफड़ा ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे एक धब्बा सा दे दिया है ना, व्हाइट कलर का धब्बा। तो इसी में मान गए यहाँ पे हो जाएगा इतना दूर धब्बा, यहाँ पे जो है धब्बा हो जाएगा। तो नॉर्मल ये जो धब्बा देखने को मिलता है, स्पॉट जो होता है फेफड़ा में, यही जो है ट्यूबरकुलोसिस होता है। और यह धब्बा जो है माइकोबैक्टीरियम के कारण जो है उत्पन्न होता है, जिससे फेफड़ा में प्रॉब्लम आता है और फेफड़ा से संबंधित जो भी कार्य होता है व्यक्ति को प्रभावित होने लगता है। तो यही ट्यूबरकुलोसिस है जो मुख्यतः फेफड़ा को प्रभावित करता है, ठीक है। समझा दिए। चलिए अब इसके कारण हमसे पूछा है, कोई भी बीमारी होता है तो उसका सबसे पहले कारण ढूंढना पड़ता है। कारण जब हम जान जाते हैं तो उसके बाद देखते हैं कि इस बीमारी में लक्षण क्या क्या होंगे, तो लक्षण को देखते हैं। फिर लक्षण जब हो जाता है तो हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला उसका डायग्नोसिस, मतलब उसका टेस्ट करवाया जाता है कन्फर्म के लिए। तो विभिन्न प्रकार के टेस्ट को लिखेंगे। अब जब टेस्ट लिख लेते हैं तो अब चलते हैं हम उसके उपचार के तरफ। अब उपचार में अलग अलग उपचार होता है। एक प्रबंध होता है आपका चिकित्सीय प्रबंध, जिसमें विभिन्न प्रकार के लक्षण के आधार पर दवाई दिया जाता है, तो वह मेडिकल मैनेजमेंट हो जाएगा। अगर जिस बीमारी में अगर मान गए सर्जरी संभव है तो उसमें जो है सर्जरी के लिए सर्जिकल प्रबंध लिखेंगे और कौन कौन सा सर्जरी होगा वो नाम लिख देंगे। उसके बाद लास्ट आता है हमारा, किसी भी बीमारी के लिए नर्सिंग प्रबंध होता ही है, तो लास्ट में हम लोग नर्सिंग प्रबंध लिखते हैं। तो यही स्टेप आपको फॉलो करना है। कोई भी बीमारी पूछे, कोई भी सर्जरिकल प्रोसेस पूछे, आपको इसमें यही स्टेप जो है फॉलो करना है, ओके।
कारण में आप लोग कारण जान चुके हैं। पहला कारण कि यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। इसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकली भी कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट, अब बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। ये तो हो गया मुख्य कारण जीवाणु, ठीक है, लेकिन इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं टीबी होने का, जैसे गरीबी, ठीक है, कुपोषण, ठीक है, साक्षरता में कमी, ठीक है, पर्यावरण अस्वच्छता, अनहाइजीनिक कंडीशन, अत्यधिक भीड़ भाड़, परिवार में किसी को टीबी होना और धूम्रपान करना। तो यह सब जो है व्यक्ति में कारण हो सकते हैं टीबी होने का, ठीक है। और नौवां है शराब पीना। तो ये कारण होते हैं जो कि माइकोबैक्टीरियम तो एक फिक्स कारण है बैक्टीरिया, ठीक है, लेकिन सहायक कारण में जैसे गरीबी होगा, तो गरीबी होगा तो जैसे तैसे लाइफ जिएगा, ना अच्छा भोजन होगा, ना अच्छा जो है कुछ होगा, तो जैसे ऐसे जीवन, गंदगी भरा जीवन वातावरण में समय रहेगा तो टीबी पकड़ लेता है, ठीक है। कुपोषण, अब मान गया कुपोषण मतलब शरीर में जो चीज़ें चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया जो है हमला करेगा और उससे टीबी वाला बैक्टीरिया भी आ सकता है, तो कुपोषण भी हो सकता है। साक्षरता में कमी का मतलब है कि आप पढ़े लिखे जो व्यक्ति नहीं होता है तो वह ज़्यादा जो है धूम्रपान, ज़्यादा सिगरेट वगैरह ये सब का, ऐसे तो पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, बट साक्षरता में कमी माना जाता है कि टीबी के मुख्य कारण है, ठीक है। पर्यावरणीय अस्वच्छता, अगर पर्यावरण दूषित है तो उस कंडीशन में भी आपको टीबी हो सकता है। अत्यधिक भीड़ भाड़, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाका में रहते हैं तो आपको पता नहीं होगा कि जो है इसमें कौन भीड़ में कौन व्यक्ति किस रंग का है, तो उसमें टीबी वाला भी व्यक्ति हो सकता है, तो उससे भी टीबी आपको हो जाएगा। धूम्रपान करना, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना भी टीबी के कारण होता है। शराब पीना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो ये भी कारण आपके बनते हैं टीबी होने का। तो यह सब कुछ कारण है जो कि मैंने आपको बता दिया, इन सभी कारणों से बच के रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए संचार के तरीके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यह कैसे फैलता है, तो मैं आपको अभी ही बता दिया कि जो टीबी के पॉजिटिव व्यक्ति है और वह अगर खांसता है, छींकता है, बोलता है तो उसके मुंह से जो है छींटा निकलता है, बूंद निकलता है, और वह बूंद वातावरण में कोई दूसरे व्यक्ति के द्वारा, स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा जो है इनहेल कर लिया जाता है, मतलब श्वसन के जरिए जो है ले लिया जाता है, तो वह स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। और ये फैलता कैसे है, तो यह मुख्यतः जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जरिए फैलता है। और ड्रॉपलेट संक्रमण क्या है, तो यही तो है, खांसने, छींकने, थूकने से जो है ड्रॉपलेट फैलता है। तो ये चीज़ हो गया, तो ये फैलने का तरीका, ओके। अब हम लोग इसके कारण, लक्षण, कारण देख लिए, तरीका देख लिए फैलने का, तो अब इसके लक्षण देखिए। और मैं अभी ही क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आप नर्सिंग मैनेजमेंट लिखते हैं किसी बीमारी का, तो उसका कारण, ठीक है, उसका कारण और लक्षण, यह दो चीज़ों पर ही जो है आपके नर्सिंग मैनेजमेंट लिखाता है। इसी दो कारण में से हम ओवरऑल 4 से 5 या 6 पॉइंटेज बनाते हैं, और उसी 4, 5, 6 पॉइंटे में जो कमियां हैं, जो समस्या है, उसके लिए प्रबंध हम लिखते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, लक्षण और कारण इंपॉर्टेंट होता है, यही आपको नर्सिंग प्रबंध लिखने में मदद करेगा, जो अच्छा तरीका से नर्सिंग प्रबंध हो सकता है। देखिए, लंबे समय से खांसी रहना, क्रोनिक कफ, अब कफ के लिए कोई प्रबंध न कीजिएगा तो यह पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। लंबे समय से खांसी रहना, ठीक है, तो ये चीज़ होगा। दूसरा है बलगम में रक्त आना, हेमोप्टाइसिस होता है बलगम में रक्त आना, और उल्टी में अगर रक्त आएगा तो उसे हेमेटोमेसिस कहते हैं, पी वाला हट जाएगा तो हेमोटमेसिस हो जाता है, उल्टी में रक्त आना। और बलगम में अगर रक्त आएगा तो हेमोप्टाइसिस होता है, याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। अब टीबी वाले पेशेंट का एनीमिया हो जाता है, रक्त का कमी हो जाता है, वजन में कमी होने लगता है पेशेंट को, ठीक है, बुखार आने लगता है, चक्कर आने लगता है पेशेंट को, सीने में दर्द आने लगता है, ठीक है, कमजोरी होने लगता है, सांस लेने में परेशानी होने लगता है। अब सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी, सांस तेज चलना, यह फेफड़ा में प्रॉब्लम है तो होगा ही होगा, जाहिर सी बातें हैं। भूख ना लगना, रक्त की उल्टी होना, हेमेटमेसिस आ गया ना, कि रक्त की उल्टी होना, हेमेटमेसिस है ना, और हेमोपी आ जाएगा बीच में, तो वह जो है बलगम में रक्त आना, ठीक है। तो ये जो है आपके हो गए लक्षण। अब देख लीजिए हम कैसे इसमें जो है हम नर्सिंग प्रबंध के लिए 4-5 पॉइंट कैसे कारण और लक्षण से बनाते हैं, देख लीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या क्या देखे हैं कि एनीमिया होना, रक्त की कमी होना, तो सबसे पहले रक्त की कमी कैसे होगा, शरीर में पोषण नहीं रहेगा, और ऊपर में हम लोग देखे हैं कुपोषण, तो कुपोषण और रक्त की कमी के लिए हम लोग अच्छा पोषण देंगे। तो पहला नर्सिंग प्रबंध में हम लोग क्या करेंगे कि पोषण का प्रबंध करना, ठीक है, पोषण का प्रबंध पहला हो जाएगा, पोषण का प्रबंध। उसके बाद है यहाँ पे देखिए
उसके बाद है सांस है, ठीक है। चूँकि फेफड़ा से संबंधित रोग है तो सांस में परेशानी ही होगा ही, तो हम लोग लिखेंगे कि सांस में परेशानी का प्रबंध, ठीक है। सांस में परेशानी के प्रबंध। अब सांस में परेशानी हो रहा है तो उसके कैसे प्रबंध करेंगे, तो उसके लिए जो है आप क्या करेंगे, फाउलर पोजीशन देंगे, ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, वायु मार्ग जो है साफ करेंगे, वातावरण जो है खुला रखेंगे, तो इस सबसे सांस की परेशानियाँ दूर होगा। तो एक पॉइंट आपका पोषण का बन जाएगा, दूसरा सांस से संबंधित पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये लक्षण और कारण के आधार पर ये देख लिए, ठीक है। अब आगे आइए, आगे यहाँ पे कारण पर देखिए। अब होगा तीसरा चीज़ें हम क्या लिखेंगे, तीसरा चीज़ें कारण से चुनते हैं। तो पोषण हो गया, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे कि धूम्रपान से जो है बचाना, ठीक है, धूम्रपान से बचने का प्रबंध। तो धूम्रपान से बचने का प्रबंध मतलब शराब हो गया, धूम्रपान हो गया, इससे बचना। उसके बाद हम लोग एक अलग पॉइंट बनाएंगे, चौथा पॉइंट, उसमें शिक्षा देना, स्वास्थ्य शिक्षा देना। अब स्वास्थ्य शिक्षा में कैसे देंगे कि कुपोषण से कैसे बचना है, पर्यावरण को स्वच्छ कैसे रखें, अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले जगह पर मास्क लगा कर जाएं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है बताएंगे, ठीक है। उसके बाद चूंकि इसमें गंदगी भी प्रॉब्लम है तो उसके बाद लिखेंगे स्वच्छता का प्रबंध। तो पेशेंट को स्वच्छता के लिए बताएंगे उसमें। तो ये सब कारण और लक्षण से ही आपके नर्सिंग प्रबंध का पॉइंट बनता है। और वैसे तो अगर आपको नहीं पॉइंट बना पाते हैं तो लाइन से सीधा आप लिखते चल जाइए कि क्या क्या चीज़ के लिए प्रबंध करेंगे, ठीक है। तो वो एक एवरेज हो जाता है। लेकिन अगर कारण लक्षण आपको पता है कि कारण और लक्षण में क्या क्या है, तो उस आधार पर 5 पॉइंट, 6 पॉइंट या 4 पॉइंट आराम से निकाल सकते हैं और उसको प्रबंध में आप लिख सकते हैं नर्स का, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आइए डायग्नोसिस देखते हैं। लक्षण देख लिए तो डायग्नोसिस देखिए एकदम आराम से। देखिए एक बार वीडियो देखिए और एक बार आराम से जो है दिमाग में वीडियो को पढ़िए नहीं, सिर्फ देखिए, दिमाग में डालिए उसको कि क्या है लक्षण में, क्या है कारण में, क्या है निदान में, क्या है ट्रीटमेंट में। गौर से देखिए, ध्यान से समझिएगा, तब दिमाग में बैठेगा, रटने से कुछ नहीं होता, ठीक है। निदान में सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन लिया जाएगा, पेशेंट से पूछा जाएगा सारे चीज़ें। उसके बाद उसका शारीरिक जाँच किया जाएगा। उसके बाद जो है पेशेंट का चेस्ट का एक्सरे करवाया जाएगा, क्योंकि फेफड़ा और चेस्ट के एरिया में चेस्ट एक्सरे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉन्टेक्स टेस्ट होता है टीबी के लिए, टीबी का पीसीआर टेस्ट करवाया जाता है, एफएनएसी टेस्ट करवाया जाता है। तो यह सब जो है सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं चेस्ट का, ठीक है। ये सब होता है। स्पूटम का टेस्ट होता है, ठीक है, सीबी नेट, स्पूटम, एएफवी का टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट है। तो जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो सीबी नेट का टेस्ट होता है, एएफवी का टेस्ट होता है, और यह दोनों बलगम से स्पूटम का टेस्ट है। तो यह भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये हो गया निदान में। अब इसको कॉम्प्लिकेशन, जटिलता का मतलब होता है कि अगर ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो और क्या समस्या जो है व्यक्ति में आ सकता है, टीबी जो है क्या रूप ले सकता है। तो जटिलता का मतलब ही होता है कि घातक रूप लेना बीमारी, ठीक है। तो समझिए अगर टीबी का ध्यान नहीं देते हैं, इलाज नहीं हो पाता है, तो टीबी आपके अन्य अंगों में फैल जाएगा। जैसे स्किन में टीबी हो सकता है, ब्रेन में फैल सकता है, ब्रेन टीबी हो सकता है। तो टीबी अन्य अंगों में भी फैल सकता है, पहला जटिलता। दूसरा श्वसन, रिस्पायरेटरी का जो है फेलुअर हो जाएगा, मतलब जो आपका श्वसन तंत्र है वह आपके श्वसन में असफल हो जाएगा। खून में बहुत ज़्यादा एनीमिया, कमी हो जाएगा। मृत्यु हो सकता है, टीबी अगर गंभीर हो जाए और नहीं ध्यान देने पर मृत्यु भी जो है हो सकता है। तो यह 4 इंपॉर्टेंट जो है आपके कॉम्प्लिकेशन है, याद रखिएगा। कॉम्प्लिकेशन भी आपको जैसे 5 बीमारी दे देगा, कहेगा कि इसका जटिलता बताइए, इन सब का 4-4 या 3-3 जटिलता बताइए। तो जटिलता भी इंपॉर्टेंट होता है, अगर नहीं याद रखिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए प्रबंध। अब टीबी के प्रबंध पूछेगा तो टीबी में कोई खास प्रबंध है नहीं, 2 ही प्रबंध है, सर्जरी तो इसमें होगा नहीं। तो इसमें एक मेडिकल प्रबंध यानी दवाई वगैरह के द्वारा प्रबंध होगा, दूसरा प्रबंध नर्सिंग प्रबंध। तो सीधा अगर टीबी का प्रबंध पूछ देगा, टीबी वाले मरीजों का प्रबंध, तो मेडिकल जो है प्रबंध लिख दीजिएगा और नीचे नर्सिंग प्रबंध लिख दीजिएगा। अगर सीधा चिकित्सीय प्रबंध पूछेगा, मेडिकल मैनेजमेंट, तो सिर्फ अभी जो दवाई वाला बताने जा रहे हैं ये सब लिखिएगा, ठीक है। चलिए ट्रीटमेंट में देख लीजिए। उपचार में टीबी के उपचार हेतु सर्वप्रथम ली जाने वाली दवाइयाँ निम्न है। टीबी के उपचार में जो है सर्वप्रथम कुछ दवाइयाँ हैं, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। 3 ऊपर हो गया और 2 नीचे जो है 5 यह सब एंटीबायोटिक दवाइयाँ होता है, जो दवाइयाँ समूहों में जो है पेशेंट के लिए, टीबी वाले पेशेंट के लिए आता है, ठीक है। यह सब स्पेशली टीबी वाले पेशेंट के लिए ही होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपको ना याद हो तो टीबी ये सभी दवाइयाँ का नाम याद रखने के लिए आप याद रखिए PRICE, प्राइस याद रखिएगा। P फॉर पैराजीनामाइड, R फॉर रिफाम्सिन, ठीक है, I फॉर आइसोनियाजाइड, S फॉर सल्बूटामोल,
ठीक है, और ई फॉर इथाम्बुटोल, ठीक है, सॉरी एस फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन और ई फॉर इथाम्बुटोल। 5 प्राइस याद रखिए। ए प्राइस से क्या होता है, प्राइस मतलब कीमत, और ये प्राइज मतलब याद रखिए, ए प्राइज याद रखिए, ठीक है, प्राइज रखिए या प्राइस रखिए, लेकिन याद रखने के लिए यह इंपॉर्टेंट है। P फॉर पैराजिनामाइड, R फॉर रिफाम्सिन, I फॉर आइसोनिजाइड, S फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन और E फॉर इथाम्बुटोल। यह 5 प्राइज याद रखिएगा तो आपके कहीं दिक्कत नहीं होगा। चूँकि ऑब्जेक्टिव में बिहार में क्या पूछा था, बिहार में 3 दवाइयाँ के नाम दे दिया था, इसमें से 3 का नाम और 3 अलग अलग दे दिया था, एक उधर से एक उधर से एक उधर से, और पूछा था कि इसमें से कौन जो है टीबी के लिए दिया जाने वाला एंटीबायोटिक है। तो जो 3 इसमें से था तो वह सही था, और बाकी जो 3 में से जो अलग अलग सब दिया था तो वो अलग था। तो इसलिए प्राइज याद रखिएगा ना, तो यह फर्स्ट लेटर है आपके दवाई का। चलिए बताते हैं कैसे, देख लीजिए। प्राइज में आपको आई वाला आया है, तो किसी को आगे पीछे लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देख लीजिए, आई फॉर आइसोजिनामाइड, इसे INH भी कहते हैं। एडल्ट के लिए हाँ एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, यह डोज जो है डोज इंपॉर्टेंट है। अगर डोज ना याद रखिएगा, अब ये डोज याद रखने के लिए कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है, ये डोज याद रखने के लिए कोई फार्मूला नहीं है। आपको सीधा क्या करना पड़ेगा, इसको दिमाग में डालना पड़ेगा, रटना भी नहीं पड़ेगा, रटिएगा तो ना होगा, दिमाग में डालना पड़ेगा। कैसे दिमाग में डालना पड़ेगा, तो देख लीजिए, आइसोनियाजाइड है वयस्क के लिए 600 mg, बच्चों के लिए 10 से 15 mg प्रति केजी। अगर हम बात करें, अगर 10 mg प्रति केजी वयस्क में भी दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 60 kg वाला व्यक्ति को 600 mg हो जाएगा ना। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आइसोनियाजाइड 600 mg, बच्चे के लिए 10 से 15 mg प्रति केजी। ओके, दूसरा है रिफाम्सिन, प्राइज में R भी था तो R फॉर रिफाम्सिन, वयस्क के लिए 450 से लेकर 600 mg, बच्चों के लिए 10 mg प्रति केजी, ठीक है। अगर बच्चा 5 kg का है तो उसे जो है हम लोग क्या देंगे, 50 mg देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बच्चा 10 kg का है तो उसे जो है 100 mg जो है हम रिफाम्सिन देंगे, ठीक है, याद रखिएगा। आइसोनिजाइड 600 mg वयस्क के लिए, बच्चों के लिए 10 से 15, रिफाम्सिन वयस्कों के लिए भी उतना ही 450 से लगभग 600 mg, और बच्चों के लिए सेम। तो रिफाम्सिन और आयोनिजाइड में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, ये सेम है लगभग, देख लीजिए, ठीक है। तीसरा है पैराजिनामाइड वयस्क के लिए सबसे ज़्यादा 1500 mg, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो डोज है इसमें वह पैराजिनामाइड का ही है, 1500 mg है हाईएस्ट वयस्कों के लिए, और बच्चों के लिए 30 से 35 mg प्रति केजी, mg का मतलब मिलीग्राम, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चीज़ें हो गया, पैराजिनामाइड 1500 mg प्रति केजी। पहले वयस्क का याद रखिए, तो उसके बाद एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। 2 बचा, एक इथाम्बुटोल और एक स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना। तो इथाम्बुटोल 1200 mg, ठीक है, 1200 mg और 30 mg प्रति केजी बच्चे के लिए, ठीक है। और उसके बाद आइए स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो 750 mg वयस्क के लिए, और बच्चों के लिए जो है आपके 15 mg प्रति केजी। अब डोज कैसे याद रखेंगे तो मैं बता देता हूँ। PRISE प्राइज, ये है पैराजिनामाइड। अब हमको पता है पैराजिनामाइड सबसे ज़्यादा जो है डोज है वयस्क के लिए 1500 mg, ठीक है। उसके बाद रिफाम्सिन कितना था हमारा, रिफाम्सिन था हमारा 450 से लेकर 600, इतना ही ना था, ठीक है, इतना mg। बच्चों के लिए 10 mg प्रति था केजी। आई है, आई मतलब क्या है, आइसोनिजाइड, तो आइसोनिजाइड लगभग 600 mg वयस्क के लिए, और बच्चे के लिए कितना था आपको 10 से जो है 15 mg प्रति केजी। स्ट्रेप्टोमाइसिन है तो 750, याद रखिएगा, ठीक है, 750, और इथाम्बुटोल है तो 1200, ठीक है, याद रखिएगा। तो जब ये प्राइस याद रखिएगा ना तो इसका डोज भी याद हो जाएगा, ठीक है। P फॉर पैराजिनामाइड 1500 mg, रिफाम्सिन 450 से 600 mg, ठीक है। आइसोनिजाइड हो गया 600 mg, स्ट्रेप्टोमाइसिन 750 mg वयस्क के लिए, बच्चे के लिए 15 mg, और इथाम्बुटोल 1200 mg, यानी पैराजिनामाइड सबसे अधिक, उसके बाद इथाम्बुटोल आता है डोज में, फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है, उसके बाद आपका ये दोनों सेम है, समझ गए, तो याद रखिएगा।
अगर डोज की बात आ जाए तो डोज में सबसे ज़्यादा पी, उसके बाद पैराजिनामाइड 1500, स्ट्रेप्टोमाइसिन 750, उसके बाद आता है PES, ठीक है, PES सबसे ज़्यादा पी का डोज है पैराजिनामाइड, फिर इथाम्बुटॉल है 1200 mg, फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन है 750 mg, ठीक है। और उसके बाद जो 2 को बच गया वो लगभग वो दोनों का डोज जो है 600 mg वयस्क के लिए समान है और बच्चे के लिए भी 10 mg प्रति kg समान है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। बाकी जिसमें 750 mg है तो उसका 15 mg है, और बाकी 1200 mg और 1500 mg वाले के 30 mg प्रति kg है बच्चों के लिए। तो समझना बिल्कुल आसान है, इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आ गया, वो तो हो गया कि एंटीबायोटिक का समूह है टीबी वाले के लिए। अब कुछ जो है देख लीजिए, छठा है डॉट्स थेरेपी दिया जाता है, पेशेंट को डॉट्स थेरेपी दिया जाता है। पूरा नाम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है, जो कि डॉट्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत सभी दवाइयाँ जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रत्यक्ष अवलोकन में दी जाती है, ठीक है। तो ये डॉट्स थेरेपी दिया जाता है, और टीबी के रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए बच्चे में ही, नवजात शिशु में ही BCG का भी टीका दे दिया जाता है, ठीक है। तो यह हो गया हमारा मेडिकल मैनेजमेंट, ओके, याद हो गया, या इसी को उपचार कहिए। तो ये हो गया आपका। चलिए समापत, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश में टोटल दवाइयाँ के नाम देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब रह गई बात नर्सिंग प्रबंध के लिए। तो नर्सिंग प्रबंध चूंकि एक संक्रामक रोग है, पेशेंट वार्ड में अगर भर्ती होगा तो वह सभी रोगों से अलग टीबी वार्ड में भर्ती होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। नियंत्रित करने के लिए लोगों को मिलने कम दे, मिलने वाले को मास्क पहनने के लिए सलाह दे, ठीक है। ये सब शिक्षा में होगा। बाकी ऊपर हम बता ही दिए हैं कि 4-5 पॉइंट में पोषण के लिए देखभाल, ऑक्सीजन के जो है श्वसन से संबंधित समस्याओं का देखभाल, ठीक है। उसके बाद जो है एनीमिया, रक्त के कमी का जो है प्रबंध करेंगे, ठीक है। जैसे रक्त चढ़ाना, आयरन सप्लीमेंट देना, ठीक है, जो रक्त को बना सके, तो रक्त के कमी का प्रबंध करेंगे। उसके बाद जो है स्वास्थ्य शिक्षा देंगे, ठीक है, और स्वच्छता के प्रबंध करेंगे। तो ये सब जो है आप उसके अंदर में लिखिएगा चीज़ों को। नर्स, एज ए नर्स आप नर्सिंग स्वास्थ्य शिक्षा कैसे देंगे, सारे चीज़ें अलग से भी पूछ लेता है कि टीबी वाले पेशेंट का स्वास्थ्य शिक्षा कैसे देंगे। स्वास्थ्य शिक्षा मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें, उस बारे में क्या सलाह देंगे, वही होता है, ठीक है। ये सारे चीज़ें हैं, ओके। चलिए तो यहाँ पे आप पॉइंट बना के लिखिएगा, और बाकी आपको PDF में मिल ही जाएगा, ओके। चलिए सारा के सारा है। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है आज का, वो है हमारा प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन भी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछ सकता है आपसे कि प्लूरल इफ्यूजन के बारे में बताएं। प्लूरल इफ्यूजन होता क्या है, कारण बताएं, इसके लक्षण बताएं, इसके जटिलता बताएं, इसके निदान और उपचार बताएं। यानी यूँ कहा जाए तो प्लूरल इफ्यूजन भी, प्लूरल मतलब फेफड़ा से ही रिलेटेड है। चलिए बताते हैं। इन्फ्यूजन के मतलब होता है, इफ्यूजन मतलब कि कोई तरल का जमाव होना, ठीक है। चलिए देखिए माय डियर, प्लूरल इफ्यूजन एक ऐसी स्थिति है जिसमें फेफड़ों के बाहर असामान्य मात्रा में तरल इकट्ठा हो जाता है। फेफड़ों के बाहर कहाँ, छाती में नहीं। फेफड़ा चूँकि हमारा फेफड़ा एक झिल्ली से जो है अवतरित होता है, मतलब ढका हुआ होता है, जिसका नाम होता है प्लूरा, ठीक है। प्लूरा जो नाम होता है वह फेफड़ा के बाहरी आवरण होता है, और इसी बाहरी आवरण में जो है तरल इकट्ठा होने लगता है, तो हम इसको जो है क्या कहते हैं, प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। देखिए फेफड़ों की दोनों परतों, मतलब फेफड़ा के जो बाहर वाला परत है और जो फेफड़ा का परत है, उसके बीच में संक्रमित तरल एकत्रित हो जाता है, तो उसी को प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। चीज़ों को समझ गए। चलिए आगे और स्पष्ट करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, देख लीजिए। अब यहाँ पे डिफिनीशन में क्या कहा गया है कि फेफड़ा के बाहरी वाले जो है, फेफड़ा के बाहर असमान तरीके से तरल का इकट्ठा होना प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। देख लीजिए जैसे ये नॉर्मल फेफड़ा है, नॉर्मल फेफड़ा है तो देख रहे हैं ये जो ब्लू लाइन हल्का हल्का देख रहे हैं ना, यही प्लूरा का जो है लाइन है, ठीक है। यही जो है हमारा प्लूरा, जो फेफड़ा का क्या है, ऊपर का आवरण है, ठीक है। यह ब्लू लाइन बताता है प्लूरा को, ठीक है, आवरण, झिल्ली को, जो फेफड़ा को ढक कर रखा है। लेकिन किसी न किसी कारण से, चाहे टीबी हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे कोई संक्रमण हो, उसके कारण अगर जिस फेफड़ा में संक्रमण या कुछ होता है तो वह फेफड़ा जो है सिकुड़ जाता है, उसमें स्पाज्म आ जाता है, शिथिलन आ जाता है, जिससे क्या होता है कि प्लूरा में स्पेस बन जाता है, और फेफड़ा और प्लूरा के बीच में जो स्पेस बच जाता है, उस स्पेस में तरल जो है इकट्ठा होने लगता है, और यही तरल प्लूरल इफ्यूजन बन जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये अपना नॉर्मल है तो पूरा शेप लिया हुआ है फेफड़ा प्लूरा में, ठीक है ना। प्लूरा
में पूरा भरा हुआ है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो पुलरा है बाहरी आवरण देख सकते हैं, ये हल्का सा जगह जो है इतना ही फेफड़ा है और बाकी के इतना जो है आपके यह पुलरा बच गया है। तो जो खाली बच गया है पुलरा, इसी में तरल जो है भर जाता है। तो वही मतलब है कि फेफड़ा के बाहर पुलरा में और फेफड़ा के बीच में, पुलरा में और फेफड़ा के बीच में तरल इकट्ठा हो जाना, यानी इन दोनों के मध्य जो है खाली स्थान में तरल का इकट्ठा होना ही क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो माय डियर, कारण बहुत सारा चीज़ें हो सकते हैं। यह प्लूरल इफ्यूजन आपके अलग अलग बीमारियों के जो है कारण हो सकते हैं। जैसे पेट में पानी भरना, पेट में पानी भरेगा तो नीचे से पेट जो है कंप्रेस करेगा जो है लंग्स को, तो लंग्स ऊपर की तरफ जो है कंप्रेस हो जाएगा और पुलरा में जगह बच जाएगा। तो पुलरा में जो जगह बच जाएगा उसमें पानी इकट्ठा हो सकता है, तो पेट में पानी भरना पहला कारण। दूसरा, हार्ट फेलुअर, अगर आपका हार्ट फेल कर जाएगा तो उस कंडीशन में भी फेफड़ा में पानी भर जाएगा। फेफड़ा के बाहर, फेफड़ा में नहीं, फेफड़ा में पानी भरना मतलब एम्फाइमा, ठीक है ना, एम्फाइमा होता है तो फेफड़ा में तरल भरता है। लेकिन फेफड़ा के बाहर कैविटी में भरेगा, प्लूरल कैविटी में, तो वह जो है हमारा क्या होगा, वह हमारा प्लूरल इफ्यूजन होगा। प्लूरल और इफ्यूजन मतलब प्लूरल में तरल इकट्ठा होना, प्लूरल इफ्यूजन, फेफड़ा में नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। तो हार्ट फेलुअर, यकृत से संबंधित रोग, कोई लीवर का समस्या है तो ये कारण हो सकता है। निमोनिया जो कि फेफड़े का ही एक बीमारी है, आप लोग को पता होना चाहिए। और टीबी भी कारण होगा। ब्लड कैंसर, सीने में चोट लगना, ठीक है ना, और एम्पाइमा, ठीक है, एम्पाइमा आ गया ना। तो ये सब, चूँकि ये सब बीमारी ही है, चाहे टीबी हो, निमोनिया हो, हेपेटिक डिजीज हो, लीवर का डिजीज हो, एम्पाइमा हो, हार्ट फेलुअर हो, एसाइटिस हो, ये सब समस्या ही हैं। और ये सब समस्या ही जो है क्या करता है कि फेफड़ा में के बाहर जो है तरल इकट्ठा होने पर मजबूर कर देता है और वह प्लूरल इफ्यूजन होने का कारण हो जाता है। तो ये सब समस्या याद रखिएगा। जैसे पेट में पानी भरना, एसआईटी होता है, हार्ट फेलुअर, यकृत लीवर से संबंधित रोग, निमोनिया होना, टीबी होना, ब्लड कैंसर, चेस्ट में चोट लगना, ठीक है, और एम्पाइमा, ये सब कारण है। अब लक्षण क्या होगा माय डियर, लक्षण में देख लीजिए यहाँ पे कि सीने में दर्द होना, चेस्ट में पेन होगा। चूँकि जाहिर सी बातें हैं कि फेफड़ा जहाँ होना चाहिए वहाँ तरल इकट्ठा है, तो सीने में भारीपन आएगा, दर्द होगा ही होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा ही होगा, क्योंकि फेफड़ा कंप्रेस होने पर ही तरल जो है इकट्ठा होता है। चूँकि कंप्रेस होता है मतलब सिकुड़ता है फेफड़ा, तो नीचे जो है आपके या प्लूरल में जगह बच जाता है जिसमें तरल इकट्ठा होने लगता है, तो सांस लेने में तकलीफ आएगा। सांस लेने में फेफड़े में घरघराहट की आवाज़ आएगी, पल्मोनरी क्रैकल्स होगा, खून में कमी आने लगेगा, भूख नहीं लगेगा, वजन घटने लगेगा, भूखार, थकान, कमजोरी होगा, बेचैनी आएगा और यह उल्टियाँ होगा। और यह सब माय डियर कारण बनता है आपके क्या चीज़ के, जो है प्लूरल इफ्यूजन। जाहिर सी बात है, समझिए ना कि आपके फेफड़ा जहाँ होना चाहिए वहाँ तरल चीज़ें का इकट्ठा है, तो तरल इकट्ठा है तो यह दूसरा पदार्थ है, और जब दूसरा पदार्थ फेफड़ा के आसपास रहेगा तो क्या होगा, सीने में दर्द होगा, सीना भारीपन लगेगा, ठीक है, फेफड़ा के अंदर जो है घरघराहट की आवाज़ आएगा, सांस लेने में, सांस में तकलीफ होगा, खून में जो है कमी आने लगेगा। खून में कमी क्यों आएगा, क्योंकि पूर्ण रूप से ऑक्सीजन होगा ही ना होगा, तो ब्लड में ऑक्सीजन का कमी होगा ही होगा। भूख न लगेगा, वजन घटेगा, थकान, कमजोरी होगा, मतलब जो समस्या फेफड़ा से संबंधित हो सकता है वह सब जो है आपके इस लक्षण में आएंगे। ठीक है, उल्टियाँ होना, समझ रहे हैं ना। अब इसके लिए निदान डायग्नोसिस कौन कौन सी होगा, तो चेस्ट का एक्सरे हो सकता है, सीटी स्कैन हो सकता है, ओके, प्लूरल इफ्यूजन का टेस्ट, मतलब जिसे प्लूरल फ्लूइड जो है टाइपिंग टेस्ट किया जाता है, जिसमें फ्लूइड निकाल के टेस्ट किया जाता है, ठीक है, प्लूरल फ्लूइड टाइपिंग टेस्ट किया जाता है, एलडीएल परीक्षण किया जाता है, प्रोटीन का लेवल टेस्ट किया जाता है कि प्रोटीन बढ़ा तो नहीं है, तो यह सब जो है निदान होता है। ब्लड का एग्जामिनेशन किया जाएगा, ठीक है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो है शारीरिक के परीक्षण किया जाएगा, मरीज का इतिहास लिया जाएगा। तो यह सब निदान में आप खुद से भी दिमाग लगा के लिख सकते हैं। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट इसका जो है आपके क्या हो गए, एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन, प्लूरल फ्लूइड टाइपिंग, एलडीएल टेस्ट, प्रोटीन टेस्ट, पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कि कैसे फेफड़ा काम कर रहा है सही से या नहीं कर रहा है, तो ये सब डायग्नोसिस हो गया। ओके, चलिए निदान। अब इसका जटिलता क्या होगा, मान गए प्लूरल इफ्यूजन अगर बहुत ज़्यादा समस्या करता है तो जटिलता इसका क्या क्या होगा देख लीजिए। जटिलता में ट्यूबरकुलोसिस जो है आपको अगर नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस नहीं है तो ट्यूबरकुलोसिस उत्पन्न कर सकता है। फेफड़ों में यह संक्रमण कर सकता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन, जॉन्डिस इससे उत्पन्न
संक्रमण हो सकता है और व्यक्ति डेथ भी कर जाता है। ठीक है, तो यह हमारा जटिलता होता है। समझ रहे हैं चीज़ों को। तो जटिलता का मतलब होता है कि इस बीमारी के और क्या क्या जो है ऐसा अवस्था है जहाँ पे और ज़्यादा कठिन समस्या आ जाएगा। तो यही जटिलता होता है जहाँ पे और ज़्यादा परेशानी बढ़ता है। तो जटिलता में टीबी होना, फेफड़ों में संक्रमण होना, जॉन्डिस होना और डेथ होना। तो डेथ तो एक सभी बीमारी के कॉम्प्लिकेशन में होगा ही होगा। उपचार क्या है माय डियर? तो उपचार इसका यही होता है, सबसे महत्वपूर्ण उपचार यही है कि प्लूरल फ्लूइड टैपिंग द्वारा जो है एक्सेसिव जो फ्लूइड है, मतलब जो तरल जो भर गया है उसको हटाया जाता है। इसीलिए देखते होइएगा कि प्लूरल फ्लूइड भरने पर जो है वहाँ पे इंजेक्शन लगा के जो है डॉक्टर उसको फ्लूइड तरल को निकालते हैं। तो अगर एक्सेसिव फ्लूइड होता है तो उसको हटाया जाना, निकालना ही जो है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा जो है उपचार होता है कि तरल को निकाला जाए। ठीक है, पहला। दूसरा है आवश्यक हो तो पिग टेल भी लगाया जाए। आवश्यक हो तो पेशेंट को लिए पिग टेल भी लगाया जाए। ठीक है, टीबी के उपचार हेतु डॉट्स उपचार दे। अगर टीबी के कारण प्लूरल इफ्यूजन है तो टीबी का उपचार करवाए, डॉट्स थेरेपी दे। ठीक है, हेमोथेरेक्स की स्थिति हो तो फाइब्रोथेरेक्स के निर्माण से बचने हेतु फ्लूइड का ड्रेनेज किया जाता है। अगर फेफड़ा में हेमोथेरेक्स हो, बहुत ज़्यादा जो है वह भरने लगे, तो फाइब्रोथेरेक्स के निर्माण से बचने के लिए फ्लूइड का ड्रेनेज किया जाता है। ठीक है, फ्लूइड के ड्रेनेज के द्वारा जो है बाहर निकाला जाता है विभिन्न पोजीशन के माध्यम से। ठीक है, तो हेमोथेरेक्स की स्थिति में फाइब्रोथेरेक्स से बचने के लिए फ्लूइड का ड्रेनेज किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ उपचार हो गया। आप इस उपचार को लिखिएगा। बाकी अगर नर्सिंग प्रबंध लिखना होगा तो नर्सिंग प्रबंध जो है आप इसमें खुद से लिखिएगा कि फेफड़ा में आप प्लूरल इफ्यूजन को कैसे जो है रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं। बाकी प्लूरल इफ्यूजन का एकमात्र जो है आपके उपचार, प्रभावी उपचार यही है कि फेफड़ा में जो तरल इकट्ठा है फेफड़ा के बाहर, उसको जो है निकाल दिया जाए, उसको हटाया जाए। किसके द्वारा? प्लूरल फ्लूइड टैपिंग के द्वारा जो तरल है इकट्ठा उसको निकाला जाए। तो यह महत्वपूर्ण और इसका प्रभावी उपचार यही होता है कि तरल जो इकट्ठा है उसको निकाला जाए। तो इसीलिए देखते हुइएगा डॉक्टर जो है सीने में एक रिब्स के बीच में जो है इंजेक्शन लगा के क्या करते हैं कि अत्यधिक जो तरल है उसको निकालते हैं। ठीक है, तो यह तरल को निकाला जाता है, डॉक्टर निकालते हैं, और यह उपचार सबसे प्रभावी होता है। बाकी इसके सहायक उपचार में टीबी के उपचार कर सकते हैं, चोट लगा है तो उसका अन्य उपचार कर सकते हैं। ठीक है, संक्रमण है तो उसका उपचार कर सकते हैं, टीबी है तो डॉट थेरेपी वगैरह देंगे। और अगर हेमोथेरेक्स के स्थिति में फाइब्रोथेरेक्स के निर्माण से बचना है तो फ्लूइड का ड्रेनेज किया जाता है, यानी अलग अलग पोजीशन के माध्यम से शरीर से तरल को बाहर निकालना ही ड्रेनेज कहलाता है। और यही जो है आपको ड्रेनेज किया जाता है हेमोथेरेक्स से बचने के लिए। ठीक है, तो यही जो है चीज़ें आपको आज मैंने टीबी और प्लूरल इफ्यूजन के बारे में डिस्कस किया। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ओके, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।